हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन कुमार स्वामी। वेलकम है मेरे चैनल के ऊपर। आप एक बार फिर से आपका एक और नए टॉपिक के साथ प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड वाले चैप्टर के अंदर हिस्ट्री के अंतर्गत। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं, मैं किसी कारणवश आपके सामने नहीं आ पाया, लेकिन बाकी के पेपरों के लिए मैं आपको बेस्ट विशेष देना चाहता हूं ताकि आपके सारे पेपर बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से जाएं और आप बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लेकर पास हो। फिर भी मैंने सोचा चलो एक आधा वीडियो अपन बीच में डाल देते हैं। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता था एग्जाम के दौरान, क्योंकि आपका 20 को साइंस का पेपर है तो आप साइंस का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो पहले से एडवांस में अपन एक वीडियो डाल देते हैं ताकि बाद में आपको इतनी दिक्कतें ना आए। तो आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ये अपन ऐसे पढ़ेंगे कि यूरोप के अंदर प्रिंट का आगमन कैसे हुआ, प्रिंट कैसे आया। टॉपिक भी अपना ये प्रिंट कम्स टू यूरोप, ये अपन इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इस चीज का फायदा मिल सके। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया आज का टॉपिक अपना प्रिंट कम्स टू यूरोप, ये अपना टॉपिक होने वाला है। जैसे अपन ने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा था, कौन से वाले चैप्टर में, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाले के अंदर, कि जो सिल्क रूट है वो एक बहुत अच्छा जरिया रहा है किसका। जैसे अपन ने पढ़ा था कि चाइना से, जैसे चाइनीज सिल्क हो गया, सिल्क कार्गोज हो गया, पोट्री वगैरह चाइना से जाती थी। इंडिया से अपन ने पढ़ा था टेक्सटाइल हो गया, स्पाइसेस हो गया। तो वहां पर मैंने आपको ये भी मेंशन करा प्रिंटेड जो मटेरियल था वो भी इसी रूट के थ्रू यूरोप पहुंचा था। तो वही अपन इस चीज के अंदर पढ़ने वाले हैं। कौन सा व्यक्ति था, कब आया, कहाँ का रहने वाला था, कौन सा उसने प्रिंटिंग वाला तरीका सीखा, फिर यूरोप में उसका विस्तार किया, वो सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, फॉर सेंचुरीज सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू यूरोप थ्रू द सिल्क रूट। जैसे मैंने बताया आपको, कई सदियों तक जो सिल्क है, स्पाइसेस है, वो कहां से कहां जाते रहे, चाइना से यूरोप। और कौन से मार्ग के द्वारा, सिल्क रूट के द्वारा। जैसे अपन ने पढ़ा था कि जो ईसा मसीह के जन्म से पहले से लेके और 15 सेंचुरी तक सिल्क रूट्स का क्या था, एग्जिस्टेंस था। तो वही सिल्क रूट्स की बात हो रही है। इन द 11th सेंचुरी, ये ध्यान देना, 11th सेंचुरी के अंदर चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप वाया द सेम रूट। जैसे मैंने कहा ना, चीन के अंदर जो हैंडमेड पेपर होता था वो पेपर भी इसी मार्ग के द्वारा कहां पहुंचा, यूरोप पहुंचा। ठीक है, जैसे अपन पढ़ रहे हैं सिल्क और स्पाइसेस, ये चीजें तो जाते थे। इसके अलावा जो पेपर है वो भी इसी मार्ग के द्वारा कौन सी सेंचुरी के अंदर, 11th सेंचुरी के अंदर कहां पहुंचा, यूरोप पहुंचा। अब जैसे वहां पर पेपर पहुंचा तो पेपर पहुंचने से क्या हुआ, फिर मनुस्क्रिप्ट, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, पांडुलिपियां जिनको बोलते हैं, जो पहले पाम लीव्स वगैरह या हैंडमेड पेपर्स के ऊपर ही क्या की जाती थी, लिखी जाती थी। तो वही है, पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मनुस्क्रिप्ट्स केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। ये मैंने बताया था आपको, स्क्राइब्स का मतलब कातिब होता है, मुंशी होता है, कुशनवीस होता है। तो जो स्क्राइब्स होते थे वो क्या करते थे, इन पेपर के ऊपर हाथ से बड़े सुंदर सुंदर तरीके से लिखा करते थे। जो अपन ने लास्ट क्लास पढ़ी थी, मैंने आपको बताया, तो जो सुंदर तरीके से जो लेखन होता था उस स्टाइल को किस नाम से जाना जाता था, आप मेरे को कमेंट के थ्रू इसका क्या देना, जवाब देना। तो यानी बड़े ही सावधानी पूर्वक इन पेपर्स के ऊपर स्क्राइब्स के द्वारा क्या किया जाता था, मनुस्क्रिप्ट का प्रोडक्शन किया जाता था। ध्यान रखना, स्क्राइब्स के द्वारा, किसके ऊपर, पेपर के ऊपर। पेपर आने से पॉसिबल हुआ। अब अपन उस व्यक्ति की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1295 के अंदर मार्को पोलो, एक ग्रेट एक्सप्लोरर, मार्को पोलो जो कहां का रहने वाला था, इटली का रहने वाला था, जगह जगह जाकर नई नई चीजें एक्सप्लोर करता था। तो 1295 के अंदर वो चाइना आया और चाइना पर उसने प्रिंटिंग वाली जो टेक्निक है वो क्या करी, उसने एक्सप्लोर करी और उसको लगा कि मेरे को ये टेक्निक जो है वो क्या करे, सीख के और अपने वहां ले जानी चाहिए। तो उसने उसका अच्छी तरह से क्या किया, अध्ययन किया, उसको सीखा, और ही ब्रॉट दिस नॉलेज बैक विद हिम। और जब वो वापस अपने देश लौटा तो वो ये नॉलेज भी अपने साथ लेके गया। कौन सा, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाली जो नॉलेज है, हैंड प्रिंटिंग वाली जो नॉलेज है, फिर उसके द्वारा धीरे धीरे फिर यूरोप में उसका क्या हुआ, प्रसार हुआ। ध्यान रखना, उस व्यक्ति का नाम क्या था, मार्को पोलो था। कहां का एक्सप्लोरर था, इटालियन एक्सप्लोरर था। कब आया था, 1295 एडी के अंदर यहां पर आया था। अब फिर जब वो वापस गया तो जो इटालियंस थे बिगेन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक। जैसे मैंने कहा था ना, लकड़ी की या काट की तख्ती होती थी जिसके ऊपर आपको जो कुछ प्रिंट करना होता था वो कार्व करके और उसके ऊपर स्याही करके और फिर पेपर रब करके उसको क्या किया जाता था, प्रिंट किया जाता था। तो ये जो वुड ब्लॉक वाली जो प्रिंटिंग है
इसलिए क्या होने लग गया, किताबें प्रोड्यूस होने लग गई, यानी किताबें प्रिंट होने लग गई। और फिर धीरे धीरे स्प्रेड अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, यानी ये वाली जो तकनीक है वो यूरोप के दूसरे क्षेत्रों में भी क्या होने लग गई, फैलने लग गई। कि भैया एक वुड ब्लॉक नाम की एक टेक्निक होती है, इससे प्रिंटिंग का काम होता है, तो आप इससे भी क्या कर सकते हो, किताबें प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी इसका विस्तार होने लग गया। अब जो लग्जरी एडिशंस थे उनको अभी भी कौन लिखता था, ये जो मैं बता रहा हूं ना, स्क्राइब्स बताया था आपको, कुशनवीस या जो मुंशी होते थे उन्हीं के द्वारा क्या करवाए जाते थे, लिखवाए जाते थे। और किन के द्वारा, जो अरिस्टोक्रेट्स होते थे ना, कुलीन वर्ग के जो लोग होते थे, ठीक है, वो इनको लिखवाया करते थे। किसके ऊपर लिखवाया करते थे, वेलम के ऊपर। अब वेलम क्या होता है, पैचमेंट ऑफ स्किन होता है, जैसे अपना कागज होता है उसी तरह से स्किन से एक पैचमेंट बनाया जाता था, उसके ऊपर स्क्राइब्स के द्वारा क्या किया जाता था, लिखा जाता था। और जो अरिस्टोक्रेट्स कम्युनिटी के जो लोग होते थे वो इसको एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल मानते थे और उसको प्रिजर्व करके रखते थे। और वुड ब्लॉक के द्वारा जो प्रिंटिंग का काम होता था उसको वल्गर और क्या मानते थे, चीप मानते थे, कि भैया अपने लेवल का नहीं है। तो वो ज्यादातर जो प्रिंटिंग का काम हो किसके ऊपर करवाया करते थे, वेलम के ऊपर। ध्यान रखना, बहुत बार सवाल आया हुआ है। वेलम क्या होता है, पैचमेंट ऑफ स्किन होता है, यानी जितने भी लग्जरी एडिशंस थे वो अभी भी किस तरह से, हैंड रिटन होते थे। और बहुत ही महंगा जो वेलम होता था उसके ऊपर उनको क्या किया जाता था, लिखवाया जाता था। किनको, जो लग्जरी एडिशंस होते थे प्रिंट के, है ना, उनको। तो फिर बात ये आती है कि वुड ब्लॉक के द्वारा जो प्रिंटिंग का काम होता था उनको कौन खरीदता था, तो वह अपन ने पहले भी पढ़ा था, दोबारा देख लिए। मर्चेंट्स जो होते थे और जो स्टूडेंट्स होते थे, जो यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर पढ़ा करते थे या टाउन के अंदर जो मर्चेंट्स वगैरह होते थे, वो ज्यादातर क्या करते थे, इनकी जो चीपर प्रिंटेड कॉपी जो होती थी, क्योंकि ये सस्ती होती थी, सीधी सी बात है, तो वो ज्यादातर इनको क्या करते थे, खरीदते थे। यानी जो अरिस्टोक्रेट होते थे या जो मतलब धनाढ्य वर्ग के जो लोग होते थे, कुलीन वर्ग के जो लोग होते थे, है ना, वो इनको नहीं खरीदते थे। उनको ज्यादातर कौन खरीदते थे, वुड ब्लॉक के द्वारा प्रिंटिंग का काम जो होता था, जो मर्चेंट्स होते थे और जो स्टूडेंट्स होते थे, वो सामान्यतः इनको क्या करते थे, खरीद कर काम में लेते थे। और जो मैंने कहा अभी बड़े लोग होते थे वो ज्यादातर किसके ऊपर लिखवाने का काम करते थे, वेलम के ऊपर। वेलम क्या होता था, ये पैचमेंट ऑफ स्किन, इसको बहुत ज्यादा क्या माना जाता था, एक्सपेंसिव मानते थे कौन, अरिस्टोक्रेट्स। और उनको लगता था ये अपने लेवल का है, ये वुड ब्लॉक के द्वारा जो प्रिंटिंग का काम हो रहा है चीप और वल्गर है, ये अपने लेवल का नहीं है। ठीक है, अब जैसे क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगी, एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज, तो जैसे जैसे किताबों की मांग बढ़ना शुरू हुई, तो जो बुक सेलर जो थे पूरे यूरोप में जितने बुक सेलर थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, किताबों को ऐसी जगह पर या ऐसे देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया जहां पर प्रिंटिंग का काम नहीं होता था, यानी ज्यादातर किताबें प्रिंट नहीं होती थी, तो उन्होंने किताबों को क्या करना शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया इस तरह के कंट्रीज के अंदर। इसके अलावा बुक फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाने लग गए, यानी किताबों के मेले आयोजित किए जाने लग गए। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा जो है ना, प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मनुस्क्रिप्ट, अब जो स्क्रैच वगैरह होते थे उनको भी हायर कर करके ज्यादा से ज्यादा जो मनुस्क्रिप्ट थी उनका क्या होने लग गया, प्रोडक्शन होने लग गया। किस लिए, ताकि जो डिमांड बढ़ रही है किताबों की उस डिमांड को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके ना, मीट द डिमांड, ताकि किताबों की जो मांग है, जो लोग लगातार उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है कि हमें पढ़ने के लिए किताबें चाहिए, तो उसको क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। क्या करा उन्होंने, बुक सेलर्स ने किताबें एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, बुक फेयर ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, हैंड रिटन मनुस्क्रिप्ट के द्वारा प्रोडक्शन शुरू करना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ, जो मनुस्क्रिप्ट है उसके लिए अपने को किसकी जरूरत पड़े, स्क्राइब्स की। तो प्रत्येक बुक सेलर के पास अब जो है ना 50 से भी ज्यादा स्क्राइब्स क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, ताकि उस डिमांड को क्या किया सके, पूरा किया जा सके। क्या करके, मनुस्क्रिप्ट के द्वारा। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोर देन 50 स्क्राइब्स। अब स्क्राइब्स के पास भी ऑप्शन हो गया कि पहले तो वो जो अरिस्टोक्रेट्स होते थे उन्हीं के लिए क्या करते थे, काम करते थे। अब उनके लिए ऑप्शन हो गया कि अगर वहां काम नहीं है तो यहां भी अपने लिए क्या है, काम, यानी उनकी डिमांड बढ़ी। और देखिए, बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मनुस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई डिमांड फॉर बुक्स। ठीक है, आपने स्क्राइब्स हायर कर लिए, वो मनुस्क्रिप्ट क्या करने लगे, उनका प्रोडक्शन करने लग गए, लेकिन फिर भी किताबों की जो मांग है वो क्या नहीं हो रही थी, पूरी नहीं हो रही थी, यानी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। अब कारण क्या है, ध्यान रखना है, मनुस्क्रिप्ट वाला क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के अंदर।
कारण क्या था, एक तो भाई कॉपी करना बहुत ज्यादा क्या होता था, महंगा होता था। आप देख देख के लिख रहे हो, उसको कॉपी कर रहे हो तो बहुत महंगा पड़ता था, बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी, समय भी ज्यादा लगता था। ठीक है, क्या करने के लिए, मनुस्क्रिप्ट को लिखने में। ठीक है, क्या बता रहा है, महंगा होता था, बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी और समय भी ज्यादा लगता था। और भी देखिए, जो मनुस्क्रिप्ट होती थी, ठीक है, आपने प्रिंट कर ली, अब उसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा क्या होती थी, नाजुक होती थी, फ्रजाइल होती थी, उनको हैंडल करना बड़ा ही क्या होता था, मुश्किल होता था। जैसे मैंने कहा, पाम लीव्स और हैंडमेड पेपर्स पर मोस्टली क्या की जाती थी, लिखी जाती थी, इस वजह से फ्रजाइल होती थी, हैंडल करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता था, और उसको आप जो है ना ज्यादा लोगों तक मतलब कैरी भी नहीं कर सकते थे। मैंने कहा फ्रजाइल होती थी, पाम लीव्स और हैंडमेड पेपर के ऊपर लिखी जाती थी, और उसको पढ़ना भी क्या नहीं होता था, आसान नहीं होता था। तो ये मनुस्क्रिप्ट वाला आप ढंग से याद कर लेना, ये लगभग लगभग बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछे क्या कारण था, तो आप क्या बताओगे, उनको कॉपी करना एक्सपेंसिव होता था, लेबोरियस होती थी, टाइम कंज्यूमिंग होती थी, उसके अलावा फ्रजाइल होती थी, कट टू हैंडल, उनको कैरिड करना भी बड़ा मुश्किल होता था, पढ़ना भी बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि अलग अलग स्क्रिप्ट में अलग अलग लिपियों में उसको लिखा जाता था। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के आधार पर मनुस्क्रिप्ट वाला। अब क्या कह रहा है, विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स। अब लेकिन आपने क्या करा, वुड ब्लॉक के द्वारा प्रिंटिंग कर रहे हो, आप स्क्राइब्स को भी हायर कर रहे हो, उनके द्वारा आप हैंड रिटन मनुस्क्रिप्ट प्रोड्यूस करवा रहे हो, लेकिन फिर भी महसूस हुआ कि भाई जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, इनसे वो डिमांड क्या नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती। तो वही लिखा है मैंने, विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर। ठीक है, अब क्या हो गया, देखो जैसे जैसे मान लो किताबों की डिमांड बढ़ी, वैसे वैसे वुड ब्लॉक वाला जो प्रिंटिंग का तरीका था, धीरे धीरे क्या होता चला गया, पॉपुलर होता गया। लेकिन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया ना, वो भी आप देखना आप धीरे धीरे, कि अब इनके द्वारा प्रिंटिंग यानी जो किताबों का उत्पादन है वो पर्याप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसा महसूस हुआ कि भाई हाँ, प्रिंटिंग के क्षेत्र में कोई नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, जिसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा किताबों का प्रोडक्शन है किया जा सके। देखिए यही लिखा हुआ मैंने, बाय द अर्ली 15th सेंचुरी, अगर हम 15वीं सदी के प्रारंभ तक की बात करें, वुड ब्लॉक वर बीइंग वाइडली यूज्ड इन यूरोप टू प्रिंट टेक्सटाइल। देखिए क्या कह रहा है, 15वीं सदी के शुरू तक की भी बात की जाए तो जो वुड ब्लॉक वाला जो प्रिंटिंग का तरीका था, वो यूरोप में मुख्यतः क्या क्या चीजें प्रिंट करने के लिए काम में लिया जाता था। देखिए टेक्सटाइल्स, कपड़े, वस्त्र जिनको बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स के लिए, और रिलीजियस जो पिक्चर्स होती थी, जो धार्मिक जो तस्वीरें होती थी, ठीक है ना, और उनके साथ थोड़ा मोड़ा क्या लिखा जाता था, टेक्स्ट भी लिखा जाता था, ब्रीफ टेक्स्ट। तो वुड ब्लॉक का प्रयोग इन चीजों के ऊपर प्रिंट करने के लिए क्या किया जाता था, काम में लिया जाता था। जैसे आपको याद हो, जो बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र पढ़ी थी अपन ने, जापान की सबसे ओल्डेस्ट बुक जो है, जो 868 एडी के अंदर क्या की गई थी, प्रिंट की गई थी, उसको भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग करके क्या किया गया था, प्रिंट किया गया था। तो वही चीज यहाँ पर आ रही है कि आप टेक्सटाइल भी प्रिंट कर रहे हो, प्लेइंग कार्ड्स भी प्रिंट कर रहे हो, रिलीजियस पिक्चर और सिंपल ब्रीफ टेक्स्ट भी उसके द्वारा प्रिंट कर रहे हो। किसके द्वारा, वुड ब्लॉक के द्वारा। लेकिन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बाद में नई टेक्नोलॉजी की जरूरत महसूस हुई। देयर वॉज क्लियरली ए ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ ए टेक्स्ट। जैसे मैंने कहा ठीक है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा का प्रयोग करके आप धड़ाधड़ किताबें प्रिंट कर रहे हो, मनुस्क्रिप्ट के लिए आपने स्क्राइब्स हायर कर लिए, लेकिन फिर भी किसकी जरूरत पड़ी, और तेजी से क्या किया जा सके, जो टेक्स्ट है उसका क्या किया जाए, रिप्रोडक्शन किया जा सके, और वो भी कम पैसों में, चीपर। दोबारा देखिए, देयर वॉज क्लियरली ए ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ ए टेक्स्ट। और ये किसके द्वारा पॉसिबल हो सकता था, जो मैंने आपको बताया था, दिस कुड ओनली बी विद द इन्वेंशन ऑफ ए न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी। अगर आप चाह रहे हो कि जल्दी से जल्दी किताबों का उत्पादन हो, और आप ये भी चाह रहे हो कि वो सस्ती भी हो, तो ये क्या कह रहा है, किसकी जरूरत थी, एक नई प्रिंट टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, जो इसको क्या कर सकती थी, पूरा कर सकती थी, प्रोडक्शन को भी फुलफिल कर सकती थी, और जो भी चीज प्रिंट हो रही है वो चीप भी हो सकती थी। तो ये चीज कब हुई, द ब्रेक थ्रू ओक्योर्ड एट स्ट्रासबर्ग। ध्यान रखना है, जर्मनी के अंदर पड़ता है स्ट्रासबर्ग, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया हुआ है। स्ट्रासबर्ग कहां पर, जर्मनी के अंदर।
जहां पर योहान गुटनबर्ग, ये इसको किस तरह से जॉन गुटनबर्ग नहीं पढ़ते हैं, योहान गुटनबर्ग, लेकिन आप मिस्टेक कर सकते हो, इसीलिए इसको जो नहीं पढ़ना ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, JOHANN, ठीक है। योहान गुटनबर्ग जो है उसने क्या करी, सबसे पहली जानी मानी प्रिंटिंग प्रेस क्या करी, डेवलप करी, कौन से दशक के अंदर, 1430s के अंदर, ध्यान रखना 1430 के दशक के अंदर, किसने, योहान गुटनबर्ग, ठीक है। मैंने कहा याद करने के हिसाब से जॉन गुटनबर्ग याद कर लेना, कब है, 1430s के अंदर, कहां पर, जर्मनी के अंदर एक जगह है, कौन सी, स्ट्रासबर्ग, वहां पर उसने ये नई जो प्रिंटिंग प्रेस वाली जो जानी मानी जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो क्या करी, उसने डेवलप करी, किसने, योहान गुटनबर्ग ने। तो ये था अपना आज की क्लास का टॉपिक, मैंने थोड़ा लिमिटेड ही बताया, मतलब बनाने की कोशिश करी ताकि आप साइंस का भी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सको, और आगे जब एसएसटी का पेपर हो 25 को आपका, तो उसके लिए आपके लिए पहले से मैटर क्या मिले, तैयार मिले। तो ये था अपना टॉपिक कि किस तरह से प्रिंट यूरोप के अंदर आया, कौन लेके आया, कौन सी सेंचुरी के अंदर, कौन से रूट के द्वारा, है सारा का सारा अपन ने पढ़ा। जो अरिस्टोक्रेट होते थे वो वुड ब्लॉक के द्वारा प्रिंटिंग होती थी, उसको चीप और वल्गर मानते थे, तो किसके ऊपर वो लिखवाते थे, मैंने बताया वेलम के ऊपर। फिर ये जो चीप और वल्गर जो वुड ब्लॉक के द्वारा प्रिंटिंग होता था, मैट्रिन को कौन खरीदता था, तो अपन ने पढ़ा मर्चेंट और स्टूडेंट पढ़ते थे। फिर अपन ने बात करी किस तरह किताब की डिमांड बढ़ी, तो जो बुक सेलर थे उन्होंने बुक फेयर ऑर्गेनाइज करने शुरू करे, किताबों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा जो है ना मनुस्क्रिप्ट, हैंड रिटन मनुस्क्रिप्ट प्रिंट हो, इसके लिए स्क्राइब्स को हायर करना शुरू किया। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी, धीरे धीरे वुड ब्लॉक पॉपुलर होने लग गया। वुड ब्लॉक के द्वारा किन किन चीजों के ऊपर प्रिंट होता था, तो टेक्सटाइल हो गया, प्लेइंग कार्ड्स हो गया, रिलीजियस पिक्चर्स हो गई, थोड़ा बड़ा टेक्स्ट है। फिर 1430s के अंदर जर्मनी के अंदर स्ट्रासबर्ग के अंदर जो योहान गुटनबर्ग था, उसने नई प्रिंटिंग प्रेस वाली टेक्नोलॉजी क्या करी, विकसित करी। तो ये थी अपनी आज की क्लास, अच्छी तरह से आपको पढ़ाया है। कोई दिक्कत हो तो वीडियो को बार बार चला के देखें ताकि आपको सारी चीज समझ में आए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो तुरंत आपके पास वो वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बढ़िया तरीके से साइंस की तैयारी करें ताकि आपको बढ़िया मार्क्स हो, और फिर साइंस वाला पेपर कंप्लीट होने के बाद सारे जो आपको चैप्टर टू चैप्टर हिस्ट्री के अंदर जो भी मैंने आपको बताया उनको ढंग से देखकर आप एसएसटी की भी बढ़िया तरीके से तैयारी करें ताकि इसके अंदर भी आपको बढ़िया मार्क्स मिल सके। तो ये थी अपनी क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।